नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता। मित्रों, मैं आज आपको पेट का जो कैंसर है, यानी कि जो कोलोन कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, उस कोलोन कैंसर के बारे में जो जोखिम क्या ज्यादा, मतलब किन लोगों को ये कैंसर होने का खतरा ज्यादा है, ताकि क्योंकि नवग्रह आश्रम का ऐसा मानना है कि अगर आपको एडवांस में ये चीजें बताई जाए कि भाई आप ये सावधानियां रखें ताकि आपको ये बीमारी ही ना हो। हाँ, बीमारी होने के बाद में चिकित्सा का जहां तक प्रश्न है वो बिल्कुल अलग विषय है और उसकी बहुत अच्छी चिकित्सा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास आग बुझाने का कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो आप दुकान में आग लगा दो पहले और फिर अपनी गाड़ी से बुझा लो, तो नुकसान तो आपका एटलीस्ट हुआ ना। तो ऐसा क्यों करें? मतलब हाँ ठीक है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो आप पड़ी रखें उसको, अच्छी बात है, पर खुद आप क्यों लगाएं? सेम वही उदाहरण आपको मैं इसमें कोलोन कैंसर में देने वाला हूं कि आप अगर ये रिस्क फैक्टर है, मतलब जो एक तो जैसे बड़ी उम्र, मतलब ज्यादा उम्र के लोगों, यानी कि 50 या 55 साल के बाद में जब आपका पाचन संस्थान कमजोर होने लग जाता है, आपकी बड़ी आंत कमजोर होने लग जाती है, उसमें पॉलिप्स बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे जो गांठें जिसको कहते हैं, जो वो होने लग जाती है, तो आपको इसका कोलोन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। एक अफ्रीकन और अमेरिकन जो नस्लों के जो लोग हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि इन लोगों को सबसे ज्यादा कोलोन कैंसर होता है अमेरिका में और अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो कारण है, उन लोगों का मुख्य कारण वो मांसाहार है, मांसाहार करना, मतलब उनका वो आंत में पड़ा रहता है। अच्छा, एक उन लोगों का कुछ खाने का कुछ टाइमिंग्स नहीं है, कभी भी वो मतलब थोड़ा मतलब खा रहे हैं, और तो इसके वजह से जो अमेरिकन और जो आपके अफ्रीकी जो लोग हैं उनको आंतों का कैंसर सबसे ज्यादा होता है, बड़ी आंत का कैंसर। एक कोलोरेक्टल पॉलिप्स का जो पर्सनल हिस्ट्री है, यानी कि आपके पिताजी को या माताजी को या नाना जी या नानी जी, दादाजी दादी जी को अगर इस तरीके का कैंसर मतलब आपके परिवार में होता आ रहा है, तो ये कोलोन कैंसर जेनेटिक कैंसर के रूप में कन्वर्ट बहुत जल्दी होता है, यानी कि जो आपके सेल्स हैं उनका डीएनए बहुत जल्दी परिवर्तन होता है इस कोलोन कैंसर के मामले में। एक आपकी आंतों में जो पॉलिप्स बने हुए हैं, या जो जिसको मैं सीधा कहूं कि आंतों में जो सूजन आई हुई है, स्वेलिंग आई हुई है, वो बहुत जल्दी कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा केमिकल फंडा भी आपकी बड़ी आंत के अंदर होता है, क्योंकि आपका जो स्टूल उसी में है और उस स्टूल का जो मटेरियल है, उस मटेरियल में जो आपका जो बाउल है, उससे ऊपर का और छोटी आंत के नीचे का पूरा जो हिस्सा है उसी को कोलोन कहते हैं। उसके अंदर दुनिया भर के आपके लीवर वाले केमिकल उधर जा रहे हैं, या आपके ब्लड के जो केमिकल वो जा रहे हैं, आपके अंदर जो स्टूल है वो उसके अंदर जो केमिकल फैक्टर है वो आपस में ही मतलब चलता रहता है, तो उसका भी कारण मतलब सबसे ज्यादा कारण होता है। एक इनहेरिटेड सिंड्रोम जो कोलोन कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, यानी कि आपके परिवार की जितने भी मतलब सिंड्रोम्स होते हैं, एक फैमिलियन एडिनोमेटेड पॉलीपोलिस, एक जिसको AFAP ये रीजन होता है, जिसको मैंने आपको भी बताया, इसका फुल फॉर्म होता है फैमिलियन एडिनोमेटेड पॉलीपोसिस। जो ये होता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये मतलब एक फैमिली का जो इतिहास है, खासतौर से ये जो पॉलिप्स पाए जाते हैं। एक होता है पेट मतलब कम फाइबर, मतलब अगर आपका फाइबर इंटेक अगर कम है तो भी आपको मतलब पेट का, क्योंकि फाइबर बहुत जरूरी है, भले आपको कैंसर नहीं है तो भी आपको बहुत ज्यादा फाइबर मतलब हाई ग्रेड फाइबर, आपको अच्छे तरीके के मतलब जो फाइबर है वो आपको मतलब लेना चाहिए। एक आपकी जो जीवन शैली अगर नियमित नहीं है, मतलब आप एक रिदम में जिंदगी नहीं जी रहे, कभी आप कभी कब खाना 2-2 दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं, कभी आप एक ही दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हैं, कभी आप मतलब अलग अलग तरह का जो व्यवहार है उससे भी आपको, एक अगर आप डायबिटिक हैं तो भी मतलब आपको कोलोन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ये फैक्ट हमने भी, हमारी रिसर्च टीम ने भी ये देखा है, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये कहता है कि जिन लोगों को डायबिटीज था उनको करीब करीब 20% लोगों को कोलोन कैंसर होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं उसमें। मोटापा जो है ये बहुत बड़ा कारण है, और खासतौर से महिलाओं में जो हाथ का कैंसर जो हो रहा है वो मोटापे की वजह से बहुत बार देखा गया। एक मल त्यागने की जो आपकी आदत है वो अगर ठीक नहीं है, आप टाइमली फ्रेश नहीं होते हैं, तो फिर आपको कोलन कैंसर होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपको ऐसा सोचा होगा आपने कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, फेफड़े का कैंसर होगा। अरे भैया, फेफड़े का नहीं होगा, कोलन कैंसर होने के भी 10% चांस, बहुत ज्यादा, मतलब 10% चांस और बढ़ जाते हैं आपको इन दूसरी। अल्कोहल का अगर आप सेवन करते हैं तो भी आपको जो बड़ी आंत का कैंसर है वो होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको इसलिए खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी आदतें सुधारें, अपना जीवन नियमित जिए, और इसका बहुत अधिक मात्रा में फाइबर का उपयोग करें, बहुत सावधानी रखें, अपनी जीवन दिनचर्या को बहुत अच्छे से बना के रखें। और आप लोगों को शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए, तंबाकू का सेवन बंद कर देना चाहिए, मांसाहार का सेवन, पर्टिकुलर खास तौर से नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस नॉनवेज खाने से आपको जो कोलन कैंसर है, जो कोलोरेक्टल कैंसर है, उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में जो कैंसर बढ़ा है उसका मुख्य कारण ही ये मतलब रोस्टेड नॉनवेज है। प्लीज इसे छोड़ें, अपने आप की आदत सुधारें और कैंसर से बचें। फिर भी अगर इतना होने के बाद में भी किसी व्यक्ति को अगर कोई कैंसर है, इस प्रकार की कोई समस्या, तो आप नवग्रह आश्रम पर शनिवार और रविवार को 7:30 बजे पहले आश्रम पहुंच जाएं। 8 बजे कैंसर की क्लास होती है और 10:30-11 बजे तक आपको मेडिसिन देके रवाना कर दिया जाता है। मित्रों, कैंसर के बारे में बहुत सारे ऐसे मिथक है, ऐसी धारणाएं हैं जो कि झूठी है। मतलब वो 100% बिल्कुल विज्ञान की कसौटी पे कहीं खरी नहीं उतरती, परंतु वो धारणाएं हैं। मतलब ऐसा समाज में ऐसी धारणा बन गई। मतलब उन धारणाओं के बारे में मैं जो मिथक है, जो कुछ ऐसे लोगों के दिमाग में ऐसे वो बन गए हैं, वो उनके दिमाग में एक धारणा बन गई है कि ऐसा तो होता ही है कैंसर में। जैसे उदाहरण के लिए मैं इस पूरे वीडियो में आपको, जैसे उदाहरण के लिए कि आपके दादाजी को या नाना जी को कैंसर है तो आपको होगा ही होगा। मतलब आपके पिताजी को है या माँ को है तो 100% आपको होगा। तो ये धारणा गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक कैंसर जो है वो तो 7.5% ही होता है। और 100 लोगों को अगर कैंसर है तो उसमें से 7.5 लोगों को या अधिकतम मान लो 8 लोगों को ही कैंसर होने की संभावना है। मतलब 92 लोगों को तो होने की है ही नहीं 92। तो ये इस तरीके के कई मिथक है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मित्रों, कैंसर के बारे में ऐसे कई मिथक है जो व्यक्ति को मतलब उसके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा, और ये चीज है तो आपको कैंसर होगा। अब जैसे पहली उम्र के भाई एक निश्चित उम्र के बाद में तो कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये मिथक है, ये अफवाह है, ये झूठी बात है कि मतलब कहीं, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 98% लोग, 100 में से 98 लोग आराम से 80 साल 85 साल की उम्र लेके और वो मरते हैं और उनको कैंसर नहीं होता है। केवल 2% लोगों को, जो ओल्ड एज में जो लोग हैं, 2% लोगों में कैंसर होने की संभावना होती है। 98% लोगों में कैंसर होने की संभावना नहीं होती है। सामान्य तरीके से बात कर रहा हूं। मतलब सामान्य तरीके से मेरा मतलब कि अगर वो तंबाकू ना खाए तो उम्र से कैंसर होने का कोई लेना देना नहीं। हाँ, उम्र से कैंसर ठीक होने का लेना देना जरूर है कि अगर किसी जवान आदमी को कैंसर हो जाता है तो वो कैंसर जल्दी ठीक होता है कंपैरेटिवली बुजुर्ग आदमी के, क्योंकि बुजुर्ग आदमी की बॉडी में सेल्स उतना तेजी से नहीं बनते हैं, तो इसलिए मतलब वो जल्दी ठीक होता है। परंतु उम्र के साथ कैंसर का कोई लेना देना नहीं कि भाई इतनी उम्र हो गई तो अब तो ये कैंसर हो गई। जैसे प्रोस्टेट के मामले में यूं कहते हैं कि भाई 60 साल की आपकी उम्र हो गई तो आपको प्रोस्टेट में समस्या, परंतु प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस नहीं, मतलब वो तो केवल 100 में से 2 लोगों को ही चांस बनते हैं, इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक मिथक ये है कि मतलब कैंसर जो मरीज है वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते। भाई क्यों नहीं जी सकते सामान्य जीवन? आराम से जी सकते हैं। मतलब कैंसर का जो पेशेंट है वो स्कूल जा सकता है, वो पढ़ सकता है, वो खेती कर सकता है, वो ट्रैक्टर चला सकता है, वो कार चला सकता है, वो कपड़े की दुकान पे कपड़ा बेच सकता है,
वो सिंगिंग कर सकता है, वो डांसिंग कर सकता है, वो म्यूजिशियन हो सकता है, वो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, वो फिजिशियन हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, वो लड़की हो सकती है, शादी कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, मतलब ऐसा दूल्हा बन सकता है, मतलब क्या नहीं कर सकता कैंसर पेशेंट। तो समाज में ये एक मिथक बना हुआ, कैंसर का पेशेंट तो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब उसका तो जीवन ही नर्क हो गया, या वो तो 2 4 5 दिन में मरने वाला है। एक ही मिथक ये है कि कैंसर तो जानलेवा है, कैंसर हो गया मतलब आपको मरना ही मरना। नहीं भैया नहीं, नवग्रह आश्रम का जो चिकित्सा विधि है वो तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कई ऐसे आयुर्वेदिक संस्थान है, कई आयुर्वेदिक संस्थान है जो लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। तो ये परंतु कंपेरेटिवली नवग्रह आश्रम अधिक दे पा रहा है, तो इसका कारण यहाँ की रिसर्च है, यहाँ के इलाज की ईमानदारी है, और जो क्वाथ जो है वो आयुर्वेद का प्राण है, और स्वरस जो है हरे पत्तों का जो रस है वो आयुर्वेद का प्राण है। तो इन दोनों सिद्धांतों को समझ के नवग्रह आश्रम चिकित्सा कर रहा है। एक मिथक और है कि भाई आपके पिताजी को या माताजी को कैंसर हो तो आपको तो होगा ही होगा। नहीं, ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि नहीं होगा आपको। एक मिथक है कि भाई कैंसर वाले के साथ में खाना खाने से, सोने से, उसको आलिंगन करने से आपको कैंसर हो जाएगा। नहीं होगा भैया, कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। ये मिथक है लोगों के दिमाग में कि भाई कैंसर तो छूत की बीमारी है, हमें भी मतलब हो जाएगा। तो ये मतलब आपको बिल्कुल भी कैंसर के प्रति इस तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ना कैंसर जानलेवा है, ना कैंसर छूत की बीमारी है, ना आपके माता पिता को हो गया तो 100% आपको होने की संभावना है, ना आपकी उम्र अगर ज्यादा हो गई तो आपको कैंसर होने की संभावना है। बिल्कुल नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और प्रसन्नचित रहिए। जिनके सूप से कैंसर और जल्दी ठीक होता है। नंबर 1 ब्रोकली, नंबर 2 टमाटर, नंबर 3 पत्ता गोभी, समझ में आ रही ना, लहसुन, ये जो कंद में खास तौर से रतालू और अरबी, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर तरह की ऐसी सब्जियां हैं कि जिनका सूप अगर आप बनाते हैं, परंतु ये अरबी और रतालू इनका अगर सूप बनाना है तो इनको पहले हल्का सा बॉईल करना, बॉईल करके फिर सूप में डालना, क्योंकि इनके अंदर एक एसिड कंटेंट्स होते हैं जो मतलब आपको पेट में जाके एसिडिटी वगैरह कर सकते। रतालू वगैरह पर सीधा नहीं खा सकते। आपको ये जितना ब्रोकली देंगे, जितना सलजम, जितना गाजर, जितना लाल मिर्च जो हरी से लाल हो रही है, मतलब वो सूखी हुई लाल मिर्च नहीं, जो लूज है मतलब गीली है, गजब का उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। टमाटर है, ये सब अगर आप सूप बना के दोपहर के 2 बजे से शाम तक आप पिलाते हैं तो आपके जो पेशेंट है उसका कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है। फलों में पर्टिकुलर कुछ फल बताए इन्होंने, जैसे आपका सीताफल है, शरीफा भी बोलते हैं जिसको, सीताफल है, रामफल है, ड्रैगन फ्रूट है, और आपका ये क्या कहते हैं जिसको ये पपीता है, ये इस तरीके के जो कुछ फल है वो फल आपको बहुत ज्यादा फायदा उसमें करते हैं। ठीक, ओके। दूध जो है आपका वो बकरी का अगर आप देते हैं, जो जंगल में जो बकरी जो जहरीले पेड़ पौधे खाती है, आकड़ा खाती है, तोक खाती है, या बहुत सारे नीम वगैरह खाती है, जो फतूरा तक खाती है, कैक्टस तक खाती है, थोर जिसको अपन बोलते हैं, वो अपन तो नहीं खा सकते, ये नाम लिए इनमें से एक भी नहीं खा सकता आदमी, परंतु वो उसका दूध में कन्वर्ट करके आपको दूध देती है। और बकरी और गाय के दूध में अगर सुविधा हो तो दारोस्न पीना चाहिए। दारोस्न का मतलब दार से जो उष्णता है। बाकी गांव का आदमी तो जानता है कि बकरी का दूध दर 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 निकाला, पी गया, बात और गया कैंसर। मतलब अभी रिसेंटली अभी संतोष मेरे पास 3 पेशेंट आ गए बकरी के दूध वाले। मतलब मैंने शायद पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले कहा था ना कि एक पेशेंट था जो कई साल से दवाई ले रहा था और उसका कैंसर वहीं का वहीं अटका हुआ था। मतलब 75% उसने पहले सुधार कर लिया, अब वो 75 से आगे नहीं सक रहा था। और एक किडनी पेशेंट भी था, वो भी ऐसे अटका हुआ था,
वो भी करीब 1.5 साल से अटका हुआ था, वहीं का वहीं क्रिएटिनिन 4.2, 4.1, 4.2, 4.1, वहीं का वहीं। तो उन्होंने बकरी के दूध का इस्तेमाल किया, वो किडनी वाला तो 1 महीने में कंप्लीट हो गया, और 1.5 साल से अटका हुआ था। और वो कैंसर वाला करीब 2-2.5 साल से अटका हुआ था, उसने बकरी का शुरू किया और 3 महीने में कैंसर खत्म कर दिया, क्योंकि बकरी के दूध में बहुत ज्यादा मेडिसिन है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, इसको ज्यादा लंबा रबड़ नहीं बनाते। अब फिर ये नोबेल प्राइज मिला 2018 में, ये डॉक्टर होंज और डॉक्टर एलिसन है, इन दोनों ने गजब का काम किया, क्रांति ला दी कैंसर के इलाज में, क्रांति। वो क्रांति ये लाए कि भाई अगर कैंसर की कोशिका मरना भूल जाती है तो वो क्यों भूल जाती है। इन्होंने 2.5-3 लाख लोगों के सैंपल लिए और उन सैंपल में ये पता लगाया कि इस कोशिका में विशेषता क्या है। तो उन्होंने जो पता किया उसकी विशेषता पकड़ी, तो और एक बिल्कुल जिनको कैंसर नहीं था, जैसे मुझे कैंसर नहीं है तो मेरा भी सैंपल लिया, और आपको कैंसर है तो आपका भी सैंपल लिया। आपका जो कैंसर वाला सैंपल था उसकी जो कोशिका थी, उसकी कोशिका में PD1 और CTLA4 नाम के 2 प्रोटीन पाए। प्रोटीन तो हजारों तरह के होता है, परंतु वो 2 प्रोटीन केवल उसमें पाए गए। और जो मेरा जो सैंपल था जिसमें मुझे कैंसर नहीं था, उस सैंपल में PD1 और CTLA4 नहीं थे। तो चोर की मां पकड़ में आ गई। तो चोर को मारने से कोई मतलब नहीं, चोर की मां को मारो ताकि चोर पैदा होना बंद हो जाए। तो पकड़ लिया उन्होंने दोनों को। दोनों को पकड़ने के बाद में इन्होंने एक थ्योरी दी। वो थ्योरी ये थी कि भाई ये किसने पाया। तो इन्होंने जब जांच की लेबोरेटरी में जाके, तो गेहूं में था, वो ज्वार में था, बाजरे में था, मक्का में था। तो यानी कि गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चौला, चावल, अरहर, तुअर, ये जो चीजें, मूंग में नहीं था, कुट्टू में नहीं था, रागी में नहीं था, समा में नहीं था, और सिंगाड़ा में नहीं था, साबुदाने में नहीं था, कि इनके अंदर PD1 और CTLA4 नहीं। ओके, तो ये आपको खाना है, मूंग खाना आपको खूब। फिर इन्होंने 4 चीजें और बताई जिनमें PD1 CTLA4 तो नहीं होता है, बट जो कैंसर को प्रमोट करते हैं। एक तो समुद्र का नमक, जितना हेवी मेटल केवल अकेली दिल्ली और अकेला उत्तर प्रदेश, मतलब कम से कम 1 साल का 2000 टन DDT, BSC और मरकरी, पारा, और ये आपका लेड, ये केवल अकेली गंगा में डाल रहे हैं। आपके जितना चर्म उद्योग है, चमड़े के जो उद्योग है कानपुर के और आगरा के, उसका टोटल जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है पानी का, वो सब कहां जा रहा है? यमुना में जा रहा है। यमुना कहां जा रही? गंगा में। गंगा कहां जा रही? समुद्र में। तो इन्होंने ये भी कहा कि आपको ये नमक नहीं खाना। कौन सा खाना है? सेंधा नमक, काला नमक। फिर ये जो आपका ये तेल है रिफाइंड ऑयल, सिंगल रिफाइंड में 9 केमिकल डाले जाते हैं, और डबल रिफाइंड में 18 केमिकल डाले, 18 का 19 केमिकल, और ये सब घातक होता है, इससे भी कैंसर बढ़ता है। तो रिफाइंड ऑयल बंद। अब आप कहेंगे तो ऑयल का क्या करें? ये कच्ची घानी का तेल, कोल्हू का तेल निकलवा लो ना अपना, मतलब जैसे आप जिस इलाके में सरसों पैदा होती है, वो सरसों का, जहां सोयाबीन होता है वहां सोयाबीन का, जहां सूरजमुखी होती है उसका सूरजमुखी का, जहां राजस्थान में तिल पैदा होता है वहां तिल का, मतलब अपना जो कोल्हू से गाड़ी जिसको कहते हैं कच्ची गाड़ी, उसका तेल निकलवा लो, उसका खाना शुरू करो। तोरी का, हाँ तोरी खा सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आप अपना परिचय देंगे? हाँ जी, मेरा नाम मूलचंद है। मैं दाता रामगढ़ के पास भोगावास गांव का हूँ, सीकर जिला में, राजस्थान में। और मेरी माताजी को ये ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ हो गया था, तो इधर ये गांठ जैसा महसूस हुआ। फिर हमने डॉक्टर साहब के पास दिखाया, उन्होंने फिर जांच किया तो उन्होंने कैंसर बता दिया। फिर हम लोग के हमारे रिश्तेदारी पहले यहाँ पे इलाज लिए थे, चालू था उनका, तो उनकी जानकारी से हम लोग यहाँ पे नवग्रह आश्रम पर आए, और यहाँ पे हमने दवाई लिए। पहले 3 महीने का दवाई लिया, वो बराबर कुछ परहेज के साथ में लिया, उससे हमको थोड़ा फायदा महसूस हुआ। फिर हम लोग आए 4-6 महीने बाद में, फिर दवाई लिया। अभी हम तीसरी बार यहाँ पे आए हैं, और 1-1.25 साल जैसा हो गया है,
हमको, फिर मेरी माता जी को, उनको भी बिल्कुल अभी कैंसर बराबर आराम है, अभी कोई तकलीफ नहीं है। ये हमको ये पहले तो गांठ जैसा महसूस हुआ, हाँ जी। उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया, फिर उनका सोनोग्राफी जांच किया, फिर भी हमको इतना नहीं पता चला। फिर वहाँ पे बायोप्सी किया, वो इंजेक्शन से निकाल के वो चेक करते हैं, तो सीकर में चेक करवाए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि कैंसर के लक्षण है इसमें। अभी इतना हमको थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया था, भाई अंग्रेजी दवा तो लेना तो अच्छा नहीं है, जहाँ तक हो सके देसी इलाज ही, देसी दवाई लेना, वही आयुर्वेदिक वही दवा लेंगे तो अपन को सही रहेगा। तो फिर नवग्रह आश्रम का पता मतलब आपको कहाँ से चला? हमारे रिश्तेदार के यहाँ से जो थे हमारे रिश्तेदार, उनकी दवा चल रही थी यहाँ से, तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि यहाँ पे नवग्रह आश्रम में अपना दवा चलता है, वहाँ पे चलो। फिर उनसे वो एड्रेस लेके हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ से दवा लिया बराबर। हमारी माता जी को तो उतना नहीं है, फिर कड़वी लगी, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया भाई, जब कड़वी है जो भी है अपन को दवा लेना है, और दवा लेंगे तो ही अपन को फायदा होगा, अगर दवा नहीं लेंगे तो अपन को फायदा नहीं होने वाला है। और वो भी पच परहेज के साथ में उन्होंने बराबर दवाई लिया। कड़वी लगी तो उतनी नहीं लगी, थोड़ी एक दो टाइम लगी दवा, लेकिन बाद में धीरे धीरे अभी कड़वी बिल्कुल नहीं लगी बाद में। और रोज में कुछ नहीं, वो तो मन को बस में करना पड़ता है, आपको मन को कंट्रोल कर लिया तो सब कंट्रोल हो गया। अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो फिर परहेज रख नहीं सकता। तो परहेज में अगर मन कंट्रोल कर लिया तो कहीं भी जाओ अपन, चाहे शादी में जाओ, कहीं भी मिठाई कुछ भी हो दिखे तो उसको मन को अपन को देखना है कि अपन को बस परहेज के साथ में काम करना है पूरा। तो इतना सीरियस मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे करें उसको, जितना जल्दी हो सके ये तकलीफ मिटना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम लेट होएंगे तो उतना ज्यादा नुकसान होगा। हाँ जी। और अभी डॉक्टर साहब ने अभी रिपोर्ट चेक किया तो अभी नॉर्मल बताई, तो हमको बहुत खुशी हुई। आप सब लोगों को मैं आज काली मिर्च के बारे में बताने जा रहा हूं। काली मिर्च से आप अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। तो इसको मारिच भी कहा जाता है, मरीच या मारिच, मतलब अलग अलग उच्चारण लोग करते हैं, बाकी मरीच है इसका जो सही उच्चारण। संस्कृत में इसको और अंग्रेजी में इसको ब्लैक पेपर के नाम से मतलब लोग कहते हैं। और अच्छा, ये पाइपर नाइग्रम इसका बॉटनिकल नेम है, मतलब पाइपर नाइग्रम इसको कहा जाता है। तो अब इसका इलाज की बात अपन करते हैं। काली मिर्च यानी कि काली काली जो मिर्च है उसे सभी लोग वाकिफ है। रसोई का एक बहुत महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। पहला मतलब कैंसर रोग, मतलब इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है काली मिर्च में। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर है तो उसको 5 ग्राम काली मिर्च प्रतिदिन, मतलब अगर वो सुबह पहले प्रातः काल अगर वो हल्दी के साथ में मिला के, या यूं भी शहद के साथ में मिला के भी अगर चाटता है, या दूध में लेके पीता है, या हल्दी के साथ में पीता है, या गुड़ के साथ में उसकी गोली बना के लेता है, मतलब किसी भी तरीके से लेना पर काली मिर्च अगर आप कोई भी कैंसर पेशेंट लेता है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। पहला औषधि उपयोग। दूसरा, ये काली मिर्च क्या होता है, जीवाणु प्रभाव जो होता है आपके शरीर में, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, इन सभी फंगस को समाप्त करता है। तो इसको पानी में अगर आप 3-4 घंटे भिगो दे और फिर मिक्सी में ग्राइंड करके आप पीते हैं तो भी आपका वायरल इन्फेक्शन खत्म होता है। या आप इसको सब्जी में डाल लें, या इसका पाउडर आप फक्की के रूप में ले लें, या शहद में मिला के समान भाग, मतलब 5 ग्राम चूर्ण ले लिया, 5 ग्राम शहद ले लिया, दोनों को मिला लिया और चाट लिया, तो भी मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो जीवाणु प्रभाव है वो कम होता है। भूख लगना, मतलब जिन लोगों को भूख नहीं लगती है वो 2.5 ग्राम इसका काली मिर्च का चूर्ण और 2.5 ग्राम शहद ले ले, या 2.5 ग्राम गुड़ और 2.5 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण, इन दोनों को साथ में मिला के अगर आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत तेज भूख लगने लग जाती है। अगर आप 5-7 दिन तक ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जठराग्नि जोरदार प्रदीप्त हो जाती है। काली मिर्च आपकी जठराग्नि को बहुत तेजी से प्रदीप्त करती है, मतलब भूख लगाने की जो आपकी भूख लगने की जो कैपेसिटी है आपकी बॉडी की, उसको बहुत प्रभावित करती है। बहुत लाभ मतलब इससे होता है। खांसी जिन लोगों को है वो क्या करेंगे, 5 ग्राम काली मिर्च चूर्ण को 10 ग्राम शहद के साथ मिला के चाट लें। और एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये कि आप 200 ml दूध जो गाय का होता है उसमें करीब 2.5 ग्राम काली मिर्च का पाउडर डाल के और उसको गर्म करते करते जब वो 150 ग्राम रह जाए तो उसका आप आराम से पी लें। दोनों ही परिस्थिति में आपकी पुरानी से पुरानी खांसी और दमा
की जो समस्या है उसमें बहुत आराम मिलता है। ये मतलब बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ये काली मिर्च का के मैंने आपको औषधि उपयोग बताए, तो ये आप इस्तेमाल करें।